एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड करके खुद को दो सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ था कि सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, सेल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या सारे फंक्शंस होते हैं सेल में, वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद सेल में क्या क्या ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑर्गेनेली क्या फंक्शन कर रही है, सबके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब जैसे कि लास्ट पार्ट था जो हमारा लास्ट लेक्चर था न्यूक्लियस के ऊपर था, उसमें बोला गया था कि न्यूक्लियस में एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है कि सेल प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और एम फेज में जो हमारा जो सेल होता है वो खुद को डिवाइड करता है, एक्चुअल सेल डिविजन, ठीक है। तो इंटरफेज में क्रोमेटिन दिखता है और फेज में क्रोमेटिन दिखता है और एम फेज में क्रोमोसोम्स दिखते हैं, क्रोमोसोम्स दिखते हैं। डन। तो अब हम इंटरफेज और एम फेज के बारे में अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि उस चैप्टर में एक स्टेटमेंट थी, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स आते हैं। इस चैप्टर में जानेंगे किस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इंटरफेज के बारे में जानेंगे। प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज या इंटरफेज बोला जाता है जिसमें सेल प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को डिविजन के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले पॉइंट्स है व्हाई सेल डिविजन। देखो सिंपल सी बात है, हमें सेल डिविजन क्यों करवाना है। देखो यार, अगर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोले तो जिसके अंदर एक ही सेल है, उसको सेल डिवीजन क्यों करवाना है? क्योंकि देखो उसको करना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब गिविंग राइज टू न्यू प्रोजेनिस। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एक ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करवाने के लिए हमें सेल डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, एक सेल है वो दो सेल्स में टूट गया जिसको बोला गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन। फिजन मतलब दो चीज़ों में ऐसे टूट जाना, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड हाँ जी, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल डिविजन से। एक सेल था, ये दो सेल्स में टूट गया, मतलब सेल का रिप्रोडक्शन हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ये था। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। तो अगर मुझे ग्रोथ करवानी है, जिससे हमारी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ही ग्रोथ करवाऊंगी मैं, उसका ही नंबर बढ़ाऊंगी तो ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, सेल का नंबर कर दूंगी इंक्रीज, और सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए हमें सेल डिवीजन करवाना पड़ता है। जैसे कि अगर ग्रोथ करवानी है तो उस जगह पर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होंगे, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो ग्रोथ होगी। तो सेल्स इसमें भी काम करते हैं, सेल डिवीजन इसमें भी काम करता है कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने को ही ग्रोथ बोल रहे हैं। डन। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने को ही क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ। ओके। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन साइज करवाने के लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने पड़ते हैं, जिसको बोला गया है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डन। फिर कुछ सेल्स मर जाएं, कट जाएं, फट जाएं तो क्या करवाए भाई, वो फंक्शन करना छोड़ दिया उन्होंने, तो अब क्या वहाँ जगह, उस जगह जहाँ मर गई हैं सेल्स, वहाँ फंक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भैया? हम क्या करेंगे, डेड सेल्स को, जो नई सेल्स बन रही हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड करके नई सेल्स बनवा रहे हैं, उनसे करवा देंगे रिप्लेस। मान लो यहाँ सेल मर गई थी, तो मैंने क्या कहा कि तुम सेल भैया डिवाइड करो और इस सेल की जगह को भरो, क्योंकि ये सेल मर चुकी है, ठीक है। तो रीजनरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है जी, इसको बोला गया है रीजनरेशन ऑफ सेल्स, रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन ऑफ सेल्स। फिर बोला गया है टू रिस्टोर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो को रिस्टोर करना है। अब ये न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो क्या है? देखो यार, एक न्यूक्लियस है पर्टिकुलर और एक पूरा सेल है।
पूरा साइटोप्लाज्म है, तो उस न्यूक्लियस के पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि भैया मैं तो इतने ही साइटोप्लाज्म को संभालने लायक हूँ, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना सा न्यूक्लियस हूँ, मैं इतना सेल है मेरा, इतना ही एरिया मैं संभालूंगा। एक बॉस है, उसका पूरा पूरा ऑफिस है, तो वो दूसरों के ऑफिस को थोड़ी संभालेगा कि आओ भैया मैं भी तो हमारा भी ऑफिस संभाल लेता हूँ, नहीं। ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो बॉस है ये कहेगा कि मेरा इतना सेल है, ये इतना मेरा सेल है, मैं इतने ही सेल को संभालूंगा। ठीक है, इतने ही सेल में जो फंक्शंस है उनको करवाऊंगा, मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। एक बॉस है, वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ इतने ऑफिस की इन्फॉर्मेशन है, डन, तो मैं इतना ही काम करूँगा। बट क्या हुआ, जो उसका ऑफिस है वो गद्दार निकला। वो कहता है मैं तो और ग्रोथ करवाऊँगा अपनी, मैं तो और ज़्यादा चीज़ें लाऊंगा जो तुम नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, तो सेल ने क्या किया, ग्रोथ करवा ली, ये साइटोप्लाज्म और बढ़वा लिया, इस तरीके से और बढ़वा लिया। ठीक है, हाँ जी, अरे पूरा नहीं मिटाना था। हाँ, तो ये थोड़ा ऐसे और सा लग रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हुई ना, एक ही हुई ना, दो थोड़ी होंगी। तो सेल ने क्या किया, ग्रोथ करवा ली। ये जो सेल था इतना था पहले, ऐसे था, इतना सेल था, इसने क्या किया, ग्रोथ करवा ली। अब ग्रोथ कैसे होती है सेल में, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होने से ग्रोथ होती है। मतलब अगर सेल में साइटोप्लाज्म का इंक्रीज हो गया तो ग्रोथ हो गई। क्योंकि देखो यार, फ्लूइड कंटेंट है जो सेल का, वो क्या है, साइटोप्लाज्म, अगर वो बढ़ने लग गया तो हम कह देंगे कि सेल की ग्रोथ हो गई है। देन इतना हम कह सकते हैं सेल की ग्रोथ हो गई है। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो गया तो सेल की ग्रोथ होने लग जाएगी। ओके, तो अब जो न्यूक्लियस है वो तो उतना ही है ना, उसकी थोड़ी ग्रोथ हो गई है। तो न्यूक्लियस भैया कह रहा है मैं तो सिर्फ इतने ही सेल को संभालूंगा, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है भाई, मैं क्यों जाऊँ इधर संभालने फालतू में, मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने ही सेल की इन्फॉर्मेशन थी, मैं इतना ही संभाल सकता। तो अब क्या करें हम, तो बोला भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, मैं अपने जो ऑफिस है जो इतना बड़ा हो गया है, अब इसको मैं दो छोटे छोटे ऑफिस में तोड़ देता हूँ उतने ही इन्फॉर्मेशन संभालने के लिए। अब यहाँ पर एक अलग बॉस, यहाँ पर एक अलग बॉस, मतलब सेम बॉस हैं बट क्या बात है, दो उनकी कॉपीज बना दिए हैं हमने। ठीक है, दो भाई बना दिए हैं। मान लो ये जो था ये ऑफिस का बॉस था। ठीक है, ये इसकी दो बच्चियां हैं जिसको इसने एक यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, तो डॉटर सेल्स बन गई हैं। ये क्या बन गई हैं, दो डॉटर सेल्स। तो एक अपनी बच्ची को ये सेल दे दिया, एक अपनी बच्ची को ये सेल दे दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे डॉटर सेल्स, ये दो डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, तो टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो बोला गया है, मतलब न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्म की रेशो। अब देखो यार, मान लो ये वाला सेल था जो, तो इसके अंदर न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्म की रेशो थी नॉर्मल, स्टेबल पड़ी थी। अब क्या हुआ, जिस तरीके से साइटोप्लाज्म का इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो रिजल्ट आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हमें रेशो को डिस्टर्ब नहीं करना है, स्टेबल रखना है रेशो को। तो रेशो को स्टेबल रखने के लिए हम क्या करेंगे, दो डॉटर सेल्स में तोड़ देंगे, अब वो स्टेबल रही रेशो। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की रेशो इंक्रीज होने से जो हमारा रिजल्ट था वो डिक्रीज हो गया था, इसीलिए इस तरीके का हुआ। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोले तो गिव राइज टू न्यू प्रोजेनीज। ठीक है, गिव राइज टू न्यू प्रोजेनीज बोले तो मम्मी पापा थे तो उनका बच्चा हुआ, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, मदर फादर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, हेटेरोगेमीट्स इंक्लूड होते हैं। समझते हैं क्या होता है वो। एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स की, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया सेल डिविजन। रिप्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेल डिविजन। आगे जाके समझेंगे कि रिप्रोडक्शन में कैसे काम कर रहा है। जैसे सिंगल सेल के बारे में समझा हमने, रिप्रोडक्शन में कैसे काम कर रहा है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी समझेंगे किस तरीके से काम करता है। माइटोसिस होती है जाइगोट में, समझते हैं कैसे होती है, डन। बट उससे पहले कुछ और टर्म्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। फर्स्ट होता है डिप्लॉयड सेल, सेकेंड टर्म है हैप्लॉयड सेल, थर्ड टर्म है सोमेटिक सेल्स, फोर्थ टर्म है जर्म सेल्स, फिर स्पर्म और एग के बारे में समझेंगे। ओके, सबसे पहली टर्म है डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल क्या है भैया, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एक मान लो एक पेयर ऑफ शूज़ है, तो पेयर ऑफ शूज़ में अ पेयर ऑफ शूज़ है, तो उसमें कितने शूज़ आएंगे, दो। ठीक है, दो। ठीक है, तो अगर दो शू हैं उसको मैंने बोल दिया डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड।
ठीक है। और अगर एक शू है तो उसको मैंने बोल दिया हैप्लॉइड, एक शू था तो उसको बोल दिया हैप्लॉइड, दो शूज थे तो उसको बोल दिया डिप्लॉइड। उसी तरीके से यहाँ पर शूज को बदल दो क्रोमोसोम से। अगर किसी सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब दो सेट मिलेंगे, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट। शूज में भी ये हुआ कि एक सेट ये है एक सेट ये है, दोनों को साथ में रखेंगे तो उसको बोला गया है डिप्लॉइड सेल। डाई मतलब दो, प्लॉइड मतलब प्लॉइडी क्या है, क्रोमोसोम्स की क्या नंबर है, उसको बोला गया है प्लॉइडी। ठीक है, तो 2n, n क्या बोला गया है, एक सेट ऑफ जो है, एक सेट है उसको n बोला गया है, एक शू को n बोल दिया मैंने, ठीक है, और एक जो शू है इसको n बोल दिया, दोनों को मिलाकर 2n बन गया, इसको बोला गया है डिप्लॉइड सेल। फिर आता है हैप्लॉइड सेल, जिसमें एक ही शू प्रेजेंट है, एक n प्रेजेंट है, एक n सेट प्रेजेंट है, उसको बोल दिया है हैप्लॉइड सेल। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स का एक सेट है। जैसे कि अगर मैं एक सेल बनाऊं तो ये एक सेल है, इसके अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे तुम्हें, डन, ओके, तो उसको बोला गया है डिप्लॉइड सेल। अगर नॉर्मली बात करें और अगर इस तरीके से दिख रहे हैं तो उसको बोला गया है हैप्लॉइड सेल। ठीक है, इसके बारे में और समझ के आते हैं इस स्लाइड पर। ठीक है, अब जो एक सेट है, मान लो ये डिप्लॉइड सेल है, एक सेट कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है, एक सेट फादर से आ रहा है। कैसे भैया, अरे अरे वेट, कैसे, एक मदर फादर, ये क्या बातें कर रहे हो आप। देखो, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ से आता है, कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम मम्मी पापा। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक 2n वाला सेल बनाना है, नॉर्मल बॉडी सेल्स क्या होते हैं 2n होते हैं, तो एक सेट n का कहाँ से आएगा, मम्मी से, एक सेट आएगा पापा से, दोनों को मिलाकर 2n बना है ना। ये जो एक n सेट था और ये एक n सेट था, दोनों को मिलाकर 2n बना है, क्योंकि मेरी बॉडी के नॉर्मल सेल्स ज़्यादा क्या है 2n है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं नॉर्मल सेल्स बॉडी के, अभी हम पढ़ेंगे। तो 2n है ना, हाँ जी 2n सेल्स है। तो अगर एक सेट मम्मी से n वाला आएगा, एक सेट पापा से n वाला आएगा, तो दोनों 2n बनाएंगे मिलकर। ठीक है जी, तो उसको बोला गया, मान लो n 5 है, n अगर 5 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है n में, तो 2n कितना होगा, 10 होगा, 2 × 5। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, अगर ह्यूमन जिसमें पेयर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के, उसमें 2n = 46 होता है, मतलब n = 23 फ्रॉम मम्मी, n = 23 फ्रॉम फादर, जिससे बन जाएगा 46 क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल। ठीक है जी, तो ये होता है कॉन्सेप्ट डिप्लॉयड का। अगर मैं हैप्लॉयड सेल की बात करूँ तो उसमें एक ही सेट प्रेजेंट है, n = 5। ठीक है, n = 5, तो ये होते हैं हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। डन। अब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मदर एंड फादर से आया है, हैप्लॉयड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन गैमीट, स्पर्म और एग हो सकते हैं। फिर आते हैं सोमेटिक सेल्स। नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, उसको सोमेटिक सेल्स बोला गया है। जो भी नॉर्मल सेल्स है, जो हमारा स्किन सेल हो गया है, जैसे भी सारे नॉर्मल सेल्स जो हैं, उसको बोला गया है सोमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, याद रखना है, क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स। हाँ जी, और एक होते हैं गैमीट्स, जो हमारी बॉडी में हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। क्यों चाहिए हमें हैप्लॉयड सेल्स, उसके बारे में भी बात करते हैं। सबने पढ़ा होगा कि हम एक स्ट्रक्चर से बने हैं, जाइगोट से। देखो, जाइगोट क्या है, एक 2n स्ट्रक्चर है, एक डिप्लॉयड सेल है, जिससे आगे जाके हम बनते हैं। कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल बॉडी सेल्स है वैसे ही जर्म सेल्स हैं, उनकी भी प्लॉइडी क्या है 2n है। प्लॉइडी मतलब क्या नंबर है हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स का। ठीक है, जर्म सेल्स में प्लॉइडी क्या मिलती है 2n मिलती है। अब जर्म सेल्स में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि 2n को n में, मतलब n वाला सेल बना देते हैं, 2n से n वाला सेल बना देते हैं। क्यों बनाना है n वाला सेल, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स हैं वो क्या है 2n है। ठीक है, और अगर फ्यूजन होगा, n + n का फ्यूजन होगा तभी 2n बनेगा। ठीक है, तो जर्म सेल्स क्या है, 2n वाले सेल्स हैं जो n बना सकते हैं। जर्मिनेशन वाले सेल्स हैं, जर्मिनेशन मतलब सीड है छोटा सा, उससे पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। उसी तरीके से सेल है, उसके अंदर गैमीट्स हैं, गैमीट्स को फ्यूज करवा कर हम एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। किस तरीके से बनाते हैं हम, किस तरीके से बनाते हैं, देखो, जो मेल है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मेल में जो गैमीट होता है, हैप्लॉयड सेल होता है, n + n ही तो बनाएंगे हम, n + n ही तो बनाएंगे, जिससे 2n बनेगा, क्योंकि हमारे पूरे के फिर 2n वाले बहुत सारे डिवाइड करके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है,
तो मेल में जो होता है एन वाला सेल, जो हैप्लॉइड सेल है जिसको गैमीट बोल रहे हैं हम, उसको बोला जाता है स्पर्म, और फीमेल में बोला जाता है एग या ओवम। दोनों फ्यूज करेंगे और एक 2n वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनेगा 2n वाला स्ट्रक्चर? क्योंकि ये n है, इसकी प्लॉइडी n है, तो ये 2n वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा और इससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी पूरी की पूरी बॉडी? क्योंकि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स कौन से हैं? 2n हैं। अब कौन से डिवीजन से बनेगा? अब ये तो था 2n से n जाना, 2n से n जाने को बोलते हैं मियोसिस, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मियोसिस यार, अगर तुम्हें ग्रोथ करवानी है बॉडी में, तो हम क्या करेंगे? ये जो 2n वाला था, इसको मैं 2 सेल्स में तोड़ दूंगी जिनकी प्लॉइडी 2n है, बिकॉज नॉर्मल सेल्स क्या है? डिप्लॉयड है। फिर ये 2n इस तरीके से तोड़ दूंगी, जिससे ग्रोथ हो जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे भी जहाँ भी ग्रोथ करवानी है हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2n से 2n बनाने के प्रोसेस को बोला गया है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस बोलते हैं। डन, इतना समझा? ठीक है जी। तो बॉडी सेल्स क्या है? नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं सोमेटिक सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स। जर्म सेल्स क्या है? ऐसे सेल्स हैं जो 2n से n बना सकते हैं। अब n को क्या करवाना है? n बोले तो मेल का जो n है उसको बोलते हैं स्पर्म, फीमेल के बोलते हैं एग। दोनों को फ्यूज करवाकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या है? जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्योंकि हमें n+n से 2n बनाना है, तो इसीलिए हमें 2n से n बनाना पड़ेगा। मान लो नॉर्मल होता, कुछ नहीं है, ऐसे चल रहा है, तो 2n से +2n करती तो मैं 4n बन जाता है। ऐसे तो भैया ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पर सेल मिलते हैं। तो 23 फ्रॉम द मदर, 23 फ्रॉम द फादर, इस तरीके से ही होगा डिविजन। ठीक है जी, तो ये हमारी बॉडी का काम है। ठीक है, तो जर्म सेल्स क्या होते हैं? गैमीट्स को बनाते हैं जर्म सेल्स। फीमेल का गैमीट क्या है? एग या ओवम बोल सकते हैं। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है। दोनों फ्यूज करवाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट में फिर और डिवीजन होती है। मान लो ये जाइगोट बन गया, इसमें ये सेल्स और डिवाइड करेंगे, ये सेल्स और डिवाइड करते रहेंगे, डिवीजन होती रहेगी, ये सेल्स इस तरीके से डिवीजन होती रहेगी और हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी जाइगोट से। एक 2n वाले स्ट्रक्चर से, एक सिंगल सेल से पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, उसको बोला गया है हमारे यहाँ पर, ठीक है जी, सेल डिवीजन। तो बोलते हैं 2 हैप्लॉइड्स कम टुगेदर टू मेक 1 डिप्लॉयड बेबी सेल। जाइगोट बनता है, फिर उससे पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। डन, समझ आ गया होगा? ओके, अब समझते हैं इसके बारे में। हाउ डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म, ये से समझ चुके हैं। डिप्लॉयड सेल्स कैसे बन रहे हैं? n+n के फ्यूजन से। ठीक है जी, ये था स्पर्म, ये था एग, जिससे बना जाइगोट। फिर उसके अंदर क्या हुई? माइटोसिस। माइटोसिस होने से क्या हुआ? ये सेल्स और ग्रो किए, फिर ये सेल डिवाइड किए, ये सेल डिवाइड किए, ये सेल डिवाइड किए, इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन गई, पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर हम बात करें एक साइकिल की, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये एक सेल था, इसने 2 सेल्स में खुद को डिवाइड कर लिया, इसने 2 सेल्स में खुद को डिवाइड कर लिया। सिंपल सी बात है, 2 सेल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर सेल ने ग्रोथ की। क्यों भाई? दोनों ये जो सेल्स हैं डिवाइड करके, इनमें ग्रोथ नहीं होगी क्या? पहले होगी क्या? नहीं, इनमें भी ग्रोथ होगी। तो इनमें ग्रोथ हुई। ठीक है जी, अब इनमें ग्रोथ हुई, 2 सेल्स, ये जो एक सेल था, इनमें ये 2 ग्रोथ हो गई इनमें। अब सेल्स के ऊपर डिपेंड है कि उनको अपना रोल फिक्स करना है या उनको आगे सेल साइकिल में और जाना है, मतलब सेल डिवाइड करने और जाना है। ये सेल्स के ऊपर डिपेंड है पूरा, उनके अंदर के फीचर्स पे, उनके अंदर जो भी उनका डीएनए है वो बोलेगा ना कि तुम्हें क्या करना है। तो मान लो जो ये 2 सेल्स थे, इनमें एक सेल ने सोचा कि मैं तो अपना रोल फिक्स कर लेता हूँ, मैं परमानेंट सेल बन जाता हूँ, मैं अब कुछ नहीं करने वाला, आगे जाके सेल डिवीजन नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना रोल फिक्स करके एक परमानेंट सेल बन जाता हूँ, मैं आगे जाके सेल डिवीजन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसने डिफरेंशिएटेड, मतलब ये अलग हो गया सबसे और परमानेंट बन गया। और ये सेल ने कहा कि चलो भाई मैं तो कंटिन्यू करूँगा सेल डिवीजन करना, मैं अपनी आगे जाके और प्रोजेनीज बनाऊंगा। ठीक है जी, तो यह परमानेंट सेल क्या है? हार्ट सेल हो सकता है, न्यूरॉन हो सकता है। हार्ट सेल और न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते हैं। अडल्ट हार्ट सेल और अगर मैं न्यूरॉन की बात करूँ, नर्व सेल की बात करूँ, तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते हैं। डन। तो ये था कि एक सेल ने सोचा कि मैं तो डिवाइड करूँगा, आगे जाके डिवीजन में रहूँगा ही रहूँगा, और एक सेल ने सोचा कि मैं अपना रोल फिक्स करके परमानेंट हो जाता हूँ। फिर बोलते हैं आफ्टर सम टाइम नेचुरल डेथ हो जाएगी सेल में। ठीक है, वो तो सबकी ही निश्चित है। ओके,
फिर बोलते हैं व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल इज एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। बोला गया है कि ऐसी सीक्वेंस है सेल साइकिल जिसमें, यार सिंपल सी बात है, अगर एक सेल है तो मुझे उसमें दो में तोड़ना है तो मुझे उसका जीनोम डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही यहाँ पर था तो मैं एक में तो डाल दूंगी जीनोम और एक खाली बड़ा सेल उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। जीनोम को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा और अदर ऑर्गेनेलीज को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। क्यों भाई? अदर ऑर्गेनेलीज को क्यों भाई? ऐसे एक सेल में पूरी ऑर्गेनेलीज डाल दो और दूसरे सेल में खाली, खत्म, कुछ नहीं, ठीक है। तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल लाइक स्पिंडल फाइबर्स समझा थे हमने। स्पिंडल फाइबर्स क्या है? जो कंट्रोल करता है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को। कैसे बन रहा था? सेंट्रोसोम से बन रहा था। जो सेंट्रियोल थे हमारे अरेंज हुए थे, फिर उससे एस्टर निकला था, फिर एस्टर से स्पिंडल फाइबर निकले थे। तो हमारे कहाँ कैसे बना? स्पिंडल फाइबर्स को हमें बनाना पड़ेगा, उसको भी डुप्लीकेट कर, मतलब जो हमारा सेंट्रोसोम है उसको डुप्लीकेट करवाना पड़ेगा, जो आगे जाके हम स्पिंडल फाइबर बनाएगा जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। दो सेल्स में जब हमें क्रोमोसोम्स बांटने हैं, इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। फिर ये सब कुछ करके, ये सब कुछ देख के कि भाई साहब सेल में सब कुछ ठीक है ना, डीएनए में कोई एरर तो नहीं आ गया, रेप्लिकेशन अच्छे से हो गई है ना, दो सेल्स में जा सकते हैं, ऑर्गेनेलीज ढंग से डुप्लीकेट हुई है या नहीं हुई है, सब कुछ चेक करने के बाद हम उनको दो डॉटर सेल्स में तोड़ देंगे। अब ये सेल साइकिल कैसे होती है देखो, ये सेल है, सबसे पहले आएगा ग्रोथ फेज। सबसे पहले सेल को इनफ ग्रोथ चाहिए कि भाई तुम सेल डिवाइड कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबका होता है ना कि बेसिकली ये जो सेल है इसका ये इतना ग्रोथ के कैपेबल होना चाहिए, इतना इसमें क्षमता होनी चाहिए कि भाई ये ग्रोथ करके इतना कैपेबल बन जाए कि सेल डिवीजन में पार्ट ले सके। सबसे पहले ग्रोथ होगी, फिर होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होगा? दो जीनोम की कॉपीज बन जाएंगी, मतलब दो सेल्स में डालनी है तो दो कॉपीज बन जाएंगी और भी ऑर्गेनेलीज भी रेप्लिकेट होंगी, मतलब हमें सबसे पहले तो जीनोम ही रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो जीनोम रेप्लिकेट करवा दो, जीनोम रेप्लिकेट करवा के हम दो सेल्स में उसको बांट देंगे। यही है सेल साइकिल, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। देखो एक सेल ये था, बस ये टूट गया, डन, इसमें रेप्लिकेशन हो गई, दो सेल्स में डिवाइड हो गया, दिस इज सेल साइकिल, सिंपल। बोला गया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है, ओके। सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा डीएनए है उस पर जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको जीन्स बोलते हैं। अब जीन्स बोलेगा कि मैं कोड कर रहा हूँ प्रोटीन को, अब तुम जाओ संभाल लो सेल साइकिल को, ठीक है। उसके पास हर एक इन्फॉर्मेशन होगी जीन्स के पास कि कब ग्रोथ करवानी है सेल में, कब रेप्लिकेशन करवानी है, कैसे करवानी है। जीन्स वही थे ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग, ठीक है। तो वही जीन था। तो सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जीन कहेगा कि तुम सेल की ग्रोथ करवा दो, डीएनए को रेप्लिकेट करवा दो, तो हम करवा देंगे, ठीक है जी। तो कोई प्रोटीन्स बनवाएगा, कोड करेगा प्रोटीन्स के लिए, उसको ही, ठीक है जी। तो जीन्स के कंट्रोल में होती है सेल साइकिल, डन। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज बोले तो प्रिपरेटरी फेज और रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग क्यों बोला गया है? सेल डिवाइड नहीं कर रहा है उस फेज में, इसीलिए रेस्टिंग बोला गया है। ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए बोला गया है रेस्टिंग फेज, डन। तो सबसे पहला जो आता है गैप वन फेज। गैप वन इज लाइक बिफोर रेप्लिकेशन, अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है डीएनए, नॉर्मल जीनोम प्रेजेंट है। उससे पहले रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन से पहले जो सेल में ग्रोथ होगी उसको बोला गया है G1 फेज, ठीक है। और रेप्लिकेशन के बाद जो सेल में ग्रोथ होगी उसको बोला गया है G2 फेज, ठीक है। तो गैप वन बोला गया बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। गैप टू बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। एस फेज और एम फेज के बीच में वे सेल्स प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, ठीक है जी। क्योंकि अब G2 के बाद सिर्फ ये होगा कि भाई अब तुम जाओ सेल डिवाइड करो, ठीक है। अगर कोई एरर्स नहीं है तो एरर्स भी चेक होंगे, हर चेक पॉइंट बने हुए हैं। मान लो जीवन के बाद एस में जाना है तो जीवन के बाद पर्टिकुलर देखेंगे कि हम अच्छे से ग्रोथ हो गई है या नहीं सेल की, ठीक है जी। तो G1 गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। G2 इज लाइक गैप बिटवीन एस फेज, मतलब जिसमें डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, और एम फेज, डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं इनको। तो एस फेज क्या है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस बोले तो ये जो डीएनए है ये दो में टूट गया, दैट्स इट। टूट गया मतलब डिवाइड हो गया, मतलब दो में डुप्लीकेट हो गया, ठीक है जी, दो में डुप्लीकेट हो गया, ओके।
डीएनए डबल हो गया। एस फेज में सेंट्रोसोम भी डबल होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम डबल क्यों होंगे? क्योंकि हमें क्रोमोसोम्स को अटैच किससे करवाना है? स्पिंडल फाइबर से। तो सेंट्रोसोम से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर। डन। तो इंटरफेज में क्या आ रहा है? G1 प्लस S प्लस G2, जहां पर क्रोमेटिन विजिबल है। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है, जहां पर क्रोमोसोम्स विजिबल है। बोला गया है टू डिफरेंट सेल्स टेक डिफरेंट टाइम फॉर सेल डिवीजन। अगर दो अलग अलग सेल्स हैं तो उनका अलग अलग टाइम हो सकता है सेल डिवीजन के लिए। सिंपल सी बात है, अलग अलग सेल्स का अलग अलग टाइम होता है सेल डिवीजन के लिए। दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो टेक डिफरेंट टाइम। जैसे कि ह्यूमन सेल है तो उसको कल्चर में, मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में 24 घंटे लगते हैं, और ईस्ट है, ईस्ट को 90 मिनट लगते हैं सेल डिवाइड करने में, ठीक है जी। और मतलब सेल साइकिल में पूरी सेल डिवाइड करना एक अलग चीज हो गई, एम फेज हो गया सेल डिवाइड करना। सेल साइकिल इज लाइक पूरा का पूरा इंटरफेज प्लस एम फेज, ठीक है। सेल डिवीजन में एम फेज आ गया ना, ठीक है जी। तो इंटरफेज में हम प्रिपेयर भी तो करेंगे, तो पूरा का पूरा 24 घंटे लग रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरफेज प्लस एम फेज। सेक्रोमाइसिस 90 मिनट्स, इकोलाई 20 मिनट्स, इकोलाई बैक्टीरिया है एक। फॉर ह्यूमन सेल्स इन कल्चर 24 आवर्स। अब कहाँ कितना टाइम लग रहा है? सबसे पहले जीवन फेज, जहाँ पर रेप्लिकेशन से पहले ग्रोथ हो रही है। रेप्लिकेशन बोले तो जो डीएनए डबल हो रहा है उससे पहले वाली ग्रोथ, जहाँ पर हम ऑर्गेनेलीज को डुप्लीकेट कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे ऑर्गेनेलीज को डुप्लीकेट? यार सेल में डालने नहीं है कि दोनों में, ठीक है। तो इसमें 8 से 12 घंटे लगते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। 8 से 12 घंटे याद रखेंगे। एस फेज में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, जिसमें हम डीएनए की डुप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर G2 फेज में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, जब हम रेप्लिकेशन के बाद चेक कर रहे हैं कि भाई सेल तैयार है डिवाइड करने के लिए, ग्रोथ है अच्छे से। फिर 1 आवर किसमें लगता है? एम फेज में, सेल डिवाइड करने में। जो ये सेल बस तैयार हो गया है, इसको डिवाइड करने में 1 घंटा लगता है। डन। तो 95% ऑफ द टाइम जाता है इंटरफेज में, प्रिपरेशन करने में सेल डिवीजन की, और 5% ऑफ द टाइम जाता है सेल को डिवाइड करवाने में। डन। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल में जो 2 फेजेस हैं उनके बारे में। एम फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ठीक है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज लिखती है एनसीईआरटी, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियस का डिवाइड करना, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना। सिंपल सी बात है यार, ये अगर न्यूक्लियस है तो मैं इसको डिवाइड करूंगी ना सबसे पहले, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं उनको दोनों सेल्स में बांटेंगे, और हमारे साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे। क्योंकि देखो यार, जीनोम दोनों सेल्स में जाना ही पड़ेगा, वरना काम कैसे करेगा सेल। तो अगर जीनोम दोनों सेल्स में नहीं जाएगा तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेज में क्या क्या आता है? G1 आता है प्लस S आता है प्लस G2। इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है और इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। मतलब सेल प्रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, बट सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। इंटरफेज इसको बोला जाता है। G1 में रेप्लिकेशन से पहले की ग्रोथ, S फेज रेप्लिकेशन, और G2 आफ्टर रेप्लिकेशन की ग्रोथ। तो बात करते हैं G1 की, गैप 1 फेज की। इसमें क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, कंटिन्यूअस प्रोसेस है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। ये क्या वाला है भाई? कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है ना, नॉर्मली भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड कर रहा है तभी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, ना ना ना, नॉर्मली भी साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता रहता है। तो सेल ग्रोथ बोले तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगी सबसे पहले। ऑर्गेनेली फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनेलीज। सिंपल सी बात है, मुझे 2 सेल्स में तोड़ना है सेल को, तो मैं अलग अलग ऑर्गेनेलीज भी तो दूंगी दोनों को कि तुम ये रखो तुम ये रखो, ठीक है। तो मान लो 2 बेटियां हैं तो सबको, दोनों को बराबर बराबर सामान जाना चाहिए ना, तो इसीलिए डुप्लीकेट दोनों डबल करना पड़ेगा सामान को। डन डन। तो ऑर्गेनेली फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल प्रोड्यूसेस प्रोटीन, स्पेशली एंजाइम्स नीडेड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन की बनी होती हैं। तो हम प्रोटीन की सिंथेसिस इस फेज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो प्रोटीन की बनी होंगी, तो हम प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे और एंजाइम्स भी उससे ही बनेंगी। तो हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होंगे, एंजाइम्स की सिंथेसिस मतलब कर रहे होंगे नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डन। फिर आरएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। यार प्रोटीन बनवाना है, आरएनए तो चाहिए ना। हाँ जी, एमआरएनए भी चाहिए, टीआरएनए भी चाहिए, ठीक है जी। टीआरएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, डीएनए से आरएनए बनता है ना, कौन सा आरएनए लगता है प्रोटीन बनवाने के लिए? एमआरएनए लगता है। तो जो टीआरएनए है वो भी हमारा प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन बनवाने में काम करता है, टीआरएनए। डन।
mRNA से प्रोटीन बनवाने में tRNA काम करता है, इतना याद रखेंगे। बाकी 12th में बहुत ही डिटेल में पूरा का पूरा फंक्शन बता रखा है इसका, ठीक है। मेटाबॉलिकल एक्टिविटी हाई रहती है, क्यों भाई, ग्रोथ हो रही है, सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई दिखेगी सेल में, ठीक है जी। बायोसिंथेसिस मतलब ग्रोथ हो रही है सेल की, प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई दिखेगी। चेक पॉइंट, सेल चेक्स फॉर डीएनए डैमेज और एरर्स बिफोर एंटरिंग एस फेज, ये ऐसा चेक पॉइंट है। अब मैं एस फेज से जाने से पहले ना इसी फेज में सब कुछ चेक करके भेजूंगी। G1 फेज में चेक क्या करूंगी कि मेरे सेल में कोई जो हमारा डीएनए है उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, मेरा सेल अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, मेरे सेल में जो भी रेप्लिकेशन हुई है अच्छे से हो गई है। तो ये चेक पॉइंट्स हैं सेल के, ठीक है जी। जब एंटर करेगा इस फेज में रेप्लिकेशन से पहले डीएनए में कोई एरर तो नहीं है, वरना मैं सही करके भेजूँ पहले ही, ठीक है जी। तो ये चेक पॉइंट है, हाँ जी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स G1 फेज के बारे में। पहला क्या है, सेल ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, आरएनए फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर क्या है, हमारा मेटाबॉलिकल एक्टिविटी दिखती है, चेक पॉइंट है कि भाई डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डीएनए में डैमेज हुआ तो हम सेल डिवाइड क्यों करेंगे भाई साहब, पहले चेक करेंगे ना डीएनए में डैमेज, उसको सही करेंगे फिर सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे चेक कर देंगे, फिर रेप्लिकेशन में भेजेंगे। अब आता है एस फेज, जिसमें हम करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। दिस इज द फेज वेयर द सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इस फेज में हम अपनी डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहे होंगे। रेप्लिकेशन क्यों करनी है, तो 2 डॉटर सेल्स में नहीं डालनी, तो इसीलिए हमें रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी डीएनए की। रेप्लिकेशन इज लाइक डबल करना, ठीक है जी। हिस्टोन सिंथेसिस, जो हमारा क्रोमेटिन है किससे रैप्ड होता है, हिस्टोन से, हिस्टोन प्रोटीन से, तो हमें हिस्टोन की भी सिंथेसिस करवानी पड़ेगी ना यहाँ पर, क्योंकि अगर एक से यहाँ पर 2 बन रहे हैं इस तरीके से, ये जो जीनोम है, तो यहाँ पर हिस्टोन, एक के लिए हिस्टोन प्रेजेंट है, दूसरे के लिए तो नहीं है, तो हमें हिस्टोन्स को भी बनवाना पड़ेगा, तो हिस्टोन सिंथेसिस होगी। सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है, क्योंकि नया डीएनए जो बन रहा है उसको पैक भी तो करवाना है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन बिगिंस इन एस फेज, कैसे भाई साहब, सेंट्रोसोम जो कि आगे जाके क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को संभालने वाला है, सेंट्रोसोम जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने वाला है। स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे तो ही क्रोमोसोम्स 2 सेल्स में जाएंगे, मान ये सेल था तो ये इस तरीके से 2 सेल्स में चले गए, ठीक है। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन बिगिंस इज एस फेज, इंपॉर्टेंट फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्रोमोसोम नंबर स्टेज द सेम, डीएनए अमाउंट डबल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में समझते हैं इसको, अभी इतना याद रखते हैं। क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो सेम रहता है इस फेज में, रेप्लिकेट हो गया है तो क्या मतलब है, तो नंबर है वो सेम रहेगा, बट अमाउंट डबल हो जाएगी। लास्ट स्लाइड इसके लिए ही है, और अच्छे से कल के लेक्चर में और अच्छे समझेंगे जब और ज़्यादा डिटेलिंग में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है जी। G2 फेज, प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली ट्यूबुलिन फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। यार साइटोस्केलेटल एलिमेंट याद है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना होता है सब कुछ, फ्लैजिला, सीलिया, तो प्रोटीन सिंथेसिस उनके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है इनके अंदर G2 फेज में। क्यों भाई, आगे जाके साइटोस्केलेटल नहीं संभालना है सेल ने, दो बन रही है उनके अंदर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स नहीं डालने हैं, ठीक है जी। तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनली डुप्लीकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी ऑर्गेनली डुप्लीकेट कर लो कोई बात नहीं, ग्रोथ फेज है। एरर चेकिंग, अब हम चेक करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए के एरर्स के, कि डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद तो कोई एरर नहीं है उसके अंदर, क्या पता भाई रेप्लिकेशन में कुछ एरर आ गया हो या अच्छे से हो गया है सब कुछ रेप्लिकेशन, तो वो भी चेक करेंगे इस फेज में, ठीक है। फिर प्रिपरेशन फॉर एम फेज, हमारे पास इनफ एनर्जी है सेल के पास कि वो एम फेज में जा सके, सेल डिवाइड करने के लिए इनफ एनर्जी है, मटेरियल है हमारे पास सेल डिवाइड करने के लिए, तो इस फेज में वो चेक कर रहे होंगे, डन, ठीक है। अब हम जानते हैं उस पॉइंट के बारे में, फेज एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। यार सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो सकता है। अमाउंट ऑफ डीएनए बोले तो अगर मैंने अमाउंट को बोला 2C, जो कि G1 में प्रेजेंट है, G1 में क्या था 2C प्रेजेंट था, ठीक है जी। तो एस फेज में वो रेप्लिकेट हुआ, एस फेज में क्या हुआ, वो 2 में डबल हुआ तो क्या हुआ 4C हो गया। अब G2 में अभी कुछ हुआ तो है नहीं, तो G2 में अभी इतना ही रहेगा 4C, इस तरीके से, डन। फिर एम फेज में आकर वो 2 सेल्स में टूट जाएगा, 2C के 2 सेल्स में टूट जाएगा, ठीक है जी। इसलिए तो हमने रेप्लिकेट करवाया था उसको, तो ये 2C और 2C 2 सेल्स में टूट जाएगा, हाँ जी, ये 2C और 2C 2 सेल्स में टूट जाएगा, ठीक है जी। अब नंबर की बात करते हैं, ये तो अमाउंट की बात हुई। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है बट नंबर डबल नहीं होता है। अगर 2n था तो 2n ही रहेगा हर फेज में, ठीक है। अरे हाँ जी, फेज एंड नंबर ऑफ डीएनए। देखो जो G1 फेज था ना, उसके अंदर मैं इनको क्रोमोसोम्स बोल रही थी, जो ये एक
तुम्हें दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इनको क्रोमोसोम्स बोल रही थी मैं, जो ये G1 फेज था, ठीक है। अब G2 जो S आया फेज, उसमें मैंने इनको डुप्लीकेट करवा लिया। डुप्लीकेट करवाने का मतलब, मान लो ये एक प्रेजेंट था ना, ये एक प्रेजेंट था, वेट, एक प्रेजेंट था, तो मैंने इसके जैसा एक और बनवा लिया, 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 ठीक है जी। तो अगर जो S फेज आया और डुप्लीकेशन हो रही है, अमाउंट डबल हो रहा है, अमाउंट डबल हो गया, ये अमाउंट डबल हुआ ना, सिंपल सी बात है, अमाउंट डबल हो गया। इसके जैसा एक और बनवा लिया S फेज में, ठीक है जी। ये अगर S फेज की बात करूं मैं, तो यहाँ पर ऐसे मैंने इसको 4 बनवा लिए, ठीक है जी, 4 इसको बनवा लिए। अब 4 बनवाने के बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से दिखाया G2 फेज में। अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोल रही हूँ, अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रही हूँ, क्रोमोसोम। पहले क्या था, ये क्रोमोसोम था, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, ठीक है जी। चाहे थोड़ा यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पर एक ही है, बट ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, ठीक है। तो पहले G1 फेज में इसको क्रोमोसोम बोल रहे थे, अब G2 फेज में इसको क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। 2n इज इक्वल टू अभी भी 4 है, 2n इज इक्वल टू अभी भी 4 है, ठीक है। फिर हाँ जी, तो फिर 2 सेल्स में जाएगा ये 2n 2n, डन, इतना था, ठीक है। तो नंबर कहाँ चेंज हुआ, कहीं दिखा तुम्हें नंबर चेंज होता हुआ, 2n यहाँ पर भी, 2n यहाँ पर भी, 2n यहाँ पर भी, बट अमाउंट डबल हो गया। ये अमाउंट डबल तो हुआ, अमाउंट डबल हो गया ना इस फेज में, तो अमाउंट डबल हो गया पर नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले में G1 फेज में मैं इसको क्रोमोसोम बोल रही थी, बट G2 में मैं इसको क्रोमोसोम बोल रही हूँ, डन। अब इनमें से एक को, ये क्यों मैंने ऐसे किया, एक को यहाँ तोड़, एक यहाँ तोड़कर मैं इधर इस सेल में दे दूंगी, और एक ये येलो वाली को मैं इस सेल में, ये मैंने ब्राउन बना दिया गलती से, यहाँ मैं इसको दे दूंगी, डन। इतना सा था बस, दैट्स इट। हाँ जी, तो इसको यहाँ ले लेंगे, वेट, इसको थोड़ा सही कर देते हैं हम, हाँ जी, येलो ही बना देते हैं। एक सेल में ये येलो वाली चली जाएंगी 4, और दूसरे सेल में ये ग्रीन वाली चली जाएंगी, बस इतना था। और कल के लेक्चर में और डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों को। अब करेक्ट सीक्वेंस क्या है, G1 से S जाता है, फिर G2 जाता है, फिर M जाता है। G1 क्या है, रेप्लिकेशन से पहले की ग्रोथ, फिर S रेप्लिकेशन हो गई, फिर G2 क्या है, रेप्लिकेशन के बाद की ग्रोथ, फिर M, ये है करेक्ट सीक्वेंस। M में क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, डन, ओके। तो G1 फिर S प्लस G2 देन M, ठीक है जी। तो ये पूरा क्या है, इंटरफेस 95% टाइम लेता है। G1 में क्या हो रहा होता है, G1 में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल, चेक पॉइंट होता है कि डीएनए में कुछ डैमेज तो नहीं है, क्योंकि आगे जाके रेप्लिकेट करवाना है। इसके अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है, इसमें ग्रोथ भी होती है, इसके अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है। रेप्लिकेशन में सेंट्रोसोम्स भी रेप्लिकेट करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो वो भी डबल हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। G2 में हम क्या करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं, क्योंकि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी तो चाहिए सेल को, ठीक है। और चेक पॉइंट है यहाँ पर भी, G2 में चेक पॉइंट है कि भैया रेप्लिकेशन के बाद तो कोई डैमेज नहीं हो गया है, डन। M में क्या है, एक्चुअल सेल डिवीजन है। अब हम NCERT पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं चैप्टर को। बोला गया है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms. Growth and reproduction are characteristics of cells. Growth और reproduction है वो characteristics है cells के, ठीक है। All cells reproduce by dividing into 2 with each parental cell giving rise to 2 daughter cells. Each time they divide, these newly formed daughter cells can themselves grow and मम्मी टिक जो यार, बोला गया है all cells reproduce by dividing into 2 with each parental cells giving rise to 2 daughter cells. Each time they divide, the newly formed daughter cells can themselves grow and divide. अब अगले बार भाई साहब ये देखो, इस तरीके से ऐसे जाएंगी, ये बनेंगी, ये 2 daughter cells हैं, अब इनको खुद को आगे डिवाइड करना, ठीक है जी। इस तरीके से काम होता रहेगा, ओके। गिव राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज formed by the growth and division of single parental cells and its progeny, ठीक है।
In other words, such cycles of growth and division allows a single cell to form a structure consisting of millions of cells. हम भी एक सेल से बने हैं, जाइगोट से बने हैं, हाँ जी, ठीक है. तो सेल डिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ड्यूरिंग द डिविजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस. पढ़ा हमने यार अभी, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ग्रोथ होती है. ऑल दिस प्रोसेसेस, सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. हमने देखा चेक पॉइंट्स थे हर जगह कि भाई साहब डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से हो गई है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो रेप्लिकेशन में डीएनए आया है वो अच्छे से है, कोई एरर्स तो नहीं है, या और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं. डन, ओके. हाँ जी. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक है. ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. जरूरी नहीं है कि सेल डिविजन के दौरान ही चले, नॉर्मली भी चलता रहता है हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज. डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल साइकिल. द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स DNA are distributed to daughter cells nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. A typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. जब हमने आर्टिफिशियल मीडियम में ह्यूमन सेल्स को देखा, आर्टिफिशियल मीडियम में जब ह्यूमन सेल्स को देखा तो वो 24 आवर्स ले रहे थे. क्या 24 आवर्स ले रहे थे डिवाइड करने के लिए. ठीक है. However, this duration of cell cycle can vary from organisms to organism and also from cell type to cell type. ठीक है. अलग अलग सेल्स का अलग अलग टाइमिंग होगा, ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग टाइमिंग होगा सेल साइकिल का. जैसे कि ईस्ट देखें तो 90 मिनट्स लेती है. ठीक है. ईस्ट देखें तो 90 मिनट्स लेती है. ठीक है जी. तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर्स ले रहा है, जिसमें इंटरफेज चलता है 95% टाइम. ठीक है. 95% टाइम लेता है. एम फेज लेता है 5% टाइम, 1 घंटा. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं वैसे एम फेज क्या है, रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिविजन और माइटोसिस अकर्स. देन इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेजेस. ठीक है. इंटरफेज क्या है ये देखो, यहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो ये हो गया हमारा एम फेज. तो इसके बीच का जो फेज है ये वाला, दो एम फेज, जो ये एम फेज है पूरा, इसके बीच का एम फेज है, इसको बोला गया है हमारा इंटरफेज. ठीक है. इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल, सेल डिविजन प्रॉपरली लास्ट फॉर अबाउट एन आवर. इंटरफेज जो होता है वो 95% ऑफ द टाइम लेता है सेल साइकिल का. फिर एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिविजन कॉरेस्पॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसमें 2 सेपरेशन होगी क्रोमोसोम्स का, उसको बोला गया है कैरियोकाइनेसिस. कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब साइटो जो हमारा सेल है उसका डिवीजन करना. ठीक है. साइटोकाइनेसिस जहाँ पे साइटोप्लाज्म को बोला गया है. हाँ जी. साइटोप्लाज्म मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. The interphase, though called resting phase, it is the time during which the cell is preparing for cell division. ठीक है जी. By undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner, the interphase is divided into 3 phases: G1, S and G2 phase. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but doesn't replicate DNA. S और synthesis phase में हमारे पास क्या होता है, डीएनए का अमाउंट 2C है, किसमें, G1 फेज में, और 4C किसमें हो जाएगा, S फेज में. ठीक है जी. 4C किसमें हो जाएगा, बट नंबर कितना रहेगा, सभी फेजेस में कितना रहेगा, 2N ही रहेगा. डन. 2N रहेगा अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो. ओके. तो however there is no increase in chromosome number if the cell had diploid or 2N number. G1 में क्रोमोसोम्स क्या है, ये वाले थे. G2 में क्या हो गए, इस तरीके से दिखने लग गए. अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है क्रोमोसोम्स की, बट नंबर सेम है. 2N है तो 2N ही है. हाँ जी. ठीक है जी. तो इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स. डन. ओके. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, PYQs करते हैं. ये हमारा नीट 2024 का PYQ है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल इज, क्या थी, G1 से स्टार्ट हो रहा था तो S वाले ये तो काट दो दोनों. G1 के बाद क्या आता था, S आता था. डन. नी 2021 का PYQ है, सेल हैज 2C डीएनए कंटेंट इन G1 फेज. अगर G1 फेज में 2C डीएनए कंटेंट है, आफ्टर S फेज क्या होगा, डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नी 2026 तो आया नहीं अभी, 2016 का क्वेश्चन है फेज 1 का. ड्यूरिंग सेल ग्रोथ
डीएनए सिंथेसिस अकर इन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस कहाँ होती है? एस फेज में होती है, ठीक है। द फेज वेयर डीएनए कंटेंट इज डबल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, क्या है? एक ऐसा फेज बताओ जहां पर डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया है, डीएनए का कंटेंट 2C से 4C हो गया है, बट क्रोमोसोम्स का जो नंबर है, क्रोमोसोम्स का नंबर जो सेम रहा है, कौन सा फेज होगा? वो G1 फेज होगा? नहीं भाई, अभी तो डबल हुआ ही नहीं, इसमें तो 2C मिलेगा ना, इसमें मिलेगा 4C। जब रेप्लिकेशन के बाद के ग्रोथ वाले फेज में तो 4C मिलेगा ना, यहाँ पर तो 2N होगा एम फेज में, हाँ जी, सॉरी 2C होगा, 2 सेल्स में 2C ऐसे होगा ना, साइटोकाइनेसिस में भी 2C ऐसे टूटेगा, हाँ जी, तो G2 में मिलता है, हाँ जी। टिटनी 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग G2 फेज? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, एस फेज में होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन। नी 2020 का क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस मेनली टेक प्लेस इन, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द माइटोसिस, माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन्स मतलब क्या होगा, कौन से फेज में होगा, किसके बाद माइटोसिस होने वाली है? G2 फेज के बाद माइटोसिस होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, in which phase do chromosomes have double the amount of DNA but still appear uncondensed? uncondensed क्या होता है? क्रोमेटिन। अभी कंडेंस्ड फॉर्म, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म क्या हो गई? क्रोमोसोम्स हो गए, उसका अनकंडेंस्ड क्या हो गया हमारे पास? क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन बोला गया है इनको। तो बोला गया है डबल तो कर लिया है अमाउंट ऑफ डीएनए बट स्टिल अपीयर अनकंडेंस्ड, इन विच फेज डू क्रोमोसोम्स हैव डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए बट स्टिल अपीयर अनकंडेंस्ड? एस फेज। डन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ये इतने इजी पीवाईक्यूज थे, क्रोमेटिन था आंसर इसका। डन। तो ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए बायो बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में अच्छे से, जो कैरियोकाइनेसिस होता है ना, कैरियोकाइनेसिस उसके अंदर 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो 4 फेज होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स में एनिमल्स में अलग होता है, ठीक है जी, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अलग अलग होता है, तो ठीक है। तो इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना बायो बडी को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।